7 दिन की खतरनाक जंग के बाद एक ऐसी रात जो बिल्कुल गेम ऑफ थ्रोन्स से निकली लगती थी और जिसने ह्यूमैनिटी का 3/4 हिस्सा खत्म कर दिया। एक छोटा सा बच्चा बैटलफील्ड पर रात को अंधेरे में घिसड़ रहा था। जिंदा रहने की पूरी कोशिश में भूख उसकी जान ले लेती, लेकिन किसी तरह उसे बचा लिया गया। लेकिन उसका दिमाग टूट चुका था और उसे अपना नाम तक याद नहीं था। बच्चा बिल्कुल ब्रोकन था, एक खोखला इंसान। तभी 2 लड़कियां उसकी लाइफ में आई। लिडिया, एक ब्लॉन्ड बैडएस जो बिल्कुल डेनारिस टारगेरियन की तरह कूल थी, और कैरोल, एक पिंक हेयर्ड हूथ हेड जो हार्ली क्वीन को कंपटीशन दे सकती थी। दोनों ने उसे अपने प्रोटेक्शन में ले लिया और धीरे धीरे उसे दोबारा बोलने सिखाया। एक दिन जब उसने हल्के से रे बोला, लिडिया को समझ में आ गया कि उसका नाम रे है। उसने हल्की आवाज के साथ रिपीट किया जैसे कोई स्ट्रेंजर थिंग्स का मोमेंट हो। लेकिन जब कैरोल ने एक्साइटेडली उससे अपना नाम बोलने को कहा, रे ने स्मक किया और उसे डंपिंग बुला दिया। लिडिया हंस के पागल हो गई। छोटे बच्चे को पता था कैसे हैंडल करना है इस वॉकिंग केओस को, और तब पहली बार रे मुस्कुराया, एक असली जेन्युइन स्माइल। फिर भी लिडिया को पता था कि उनकी फ्लेटिंग पीस एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं है। जनरल्स वो हार्टलेस कुत्ते जो ब्रेकिंग बैड के गुड फ्रेंड्स को भी सेंट बना दें, कभी एक छोटे बच्चे को सोल्जर्स के बीच में रहने की परमिशन नहीं देते। जब कैरोल को ये बात पता चली तब वो फुल ऑन कार्डेशियन ड्रामा मोड में चली गई। चीखते हुए बोली कि वो रे को फीड कराएगी, उसे वॉक पे ले जाएगी और बेसिकली उसकी पर्सनल बेबी सिटिंग करेगी। लेकिन जब सबने लिडिया की तरफ देखा उसका ओपिनियन के लिए, तो वो एकदम चुप रही। उसकी आई से स्टेयर सब कुछ बता रही थी। उसे पता था कि उनका साथ जल्दी खत्म होने वाला था। तभी रे, ये ब्रोकन वार्ट ऑन बच्चा, उन दोनों को ऐसा देखता है जैसे वो अमेरिकन आइडल के स्टेज पर खड़ा हो और उससे उसका फ्यूचर चूज करने को कहा जा रहा हो। क्या करेगा वो? उसका जवाब सब कुछ बदलने वाला था। उसने रे को आसपास मंडराते हुए देखा जैसे कोई ग्रे एंटोनी मेल्टडाउन के बीच एक कंफ्यूज बच्चा फंस गया हो। लिडिया उसकी तरफ मुड़ी। उसकी आवाज टेंशन को एक ब्लेड की तरह चीरते हुए बोली, अपने फ्यूचर खुद डिसाइड करो। डैम इट! उसकी पियर्सिंग गेज रे पर टिकी हुई थी। एक पल के लिए रे वहीं खड़ा रहा, लेकिन फिर वो आगे बढ़ा, उसका हाथ पकड़ा और कान फटी आवाज में बोला, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। ये शब्दों ने लिडिया को एक द वॉकिंग डेड मोमेंट की तरह हिट किया। अनएक्सपेक्टेड और रॉ। बिना किसी हेजिटेशन के लिडिया ने उसे अपनी प्रोटेक्शन में ले लिया, उसे अपने अप्रेंटिस बनाया और अपनी लेजेंडरी आइस ब्लेड सॉर्जरी डिविनिटी उसके नाम कर दी। अगले 6 सालों में मिलिट्री ने उसके शैडर पावर को पूरा यूज किया। रे को एक ट्विस्टेड एक्समैन एक्सपेरिमेंट की तरह पूरा बैटलफील्ड को तबाह करने के लिए इस्तेमाल किया गया। इसी बीच हॉवर्ड, एक वेटरन जो एक ग्रम्पी बट लॉयल सिटकॉम डेड की तरह था, उसने रे को रूथलेस और सबसे डेंजरस सुपर सोल्जर बनने के लिए ट्रेन किया। हावर्ड ने कसम खाई कि चाहे कुछ भी हो जाए वो रे की हिफाजत करेगा। लेकिन वॉर जोन में ऐसे प्रॉमिसेस का कोई मतलब नहीं होता। फाइनल बैटल के बीच हॉवर्ड रे के सामने ही गोली से गिरा। उसकी बॉडी एक द लास्ट ऑफ अस मूवमेंट की तरह कोलैप्स हो गई। ये ट्रॉमा रे को एक फ्राइट ट्रेन की तरह लगा। उसका पूरा जख्म फिर से खुल गया। लेकिन हॉरर वहीं नहीं रुका। जब रे ने मुड़कर देखा तो लिडिया जमीन पर बेहोश पड़ी थी, उसकी यूजुअल स्ट्रेंथ बिल्कुल गायब। ये उसका ब्रेकिंग पॉइंट था। उसके डोरमेट आइस पावर एक बिल्डिंग फ्लैश के साथ फट पड़े और फॉरबिडन ओवरहीट स्पेल एक्टिवेट हो गया। पूरे बैटलफील्ड को एक कोलोसल आइस डोम के अंदर छुप गया जो सब कुछ फ्रीज करता गया, जैसे एक अनहिंज एवेंजर्स एंड गेम का फाइनल चल रहा हो। लिडिया सिर्फ पैरालाइज थी, वो मरी नहीं, लेकिन रे का दिल पूरी तरीके से टूट चुका था। उस रात वो हॉवर्ड की ग्रेव के सामने कोल्ड मूनलाइट के नीचे घुटनों पर बैठा और एक गेम ऑफ थ्रोन्स वर्दी वॉइस में कसम खाई, जब तक वो जिंदा रहेगा उस मैन को कभी नहीं भूलेगा जिसने उसे पर्पस दिया था। एक डिकेड बाद उसका नाम एक लेजेंड बन गया, दुश्मनों के लिए एक वॉकिंग नाइटमेयर, लेकिन जो उसे जानते थे उनके लिए वो आइस और ब्लड से फोर्स लॉयल्टी का सिंबल था। अपने पहले दिन आर्नोल्ड एकेडमी में रे ने एक यूजर्स लड़की को बचाया जो मैसिव करण अर्जुन के साथ गिर रही थी। सॉरी, ये मेरा पहला दिन है, उसने ऑकवर्डली बोला और आगे बढ़ने की कोशिश की। लेकिन जब उस लड़की को समझ आया कि वो ऑर्डिनरी ट्रांसफर स्टूडेंट है, उसने गुस्से और डिस्गस्ट के मिक्स में स्क्रीम की और ऐसा फेंट हो गई जैसे उसने कोई प्लेग विक्टिम को छू लिया हो। सिचुएशन और बिगड़ गई जब एक बंदा जो ब्रेकिंग बैड के एक स्ट्रेस हाउस जंकी की तरह लग रहा था रे पे गुस्सा करते हुए पंच मारने आया, बस इसीलिए कि वो ऑर्डिनरी था। रे अभी रिटेलिएट करने वाला ही था कि तभी एक शार्प आवाज गूंजी, स्टॉप। ये आवाज थी एमिलिया रोज की, जो टॉप नोबल फैमिलीज में से एक की बेटी थी। उसने अपनी ग्लेयर से ही उन बंदों को चुप करा दिया और फिर रे की तरफ मुड़कर बोली, कांग्रेचुलेशंस, तुम पहले ऑर्डिनरी हो जो इस एकेडमी में आए हो। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। उसके वर्ड स्वीट लग रहे थे, लेकिन रे को नोबल्स की चैरिटी पर भरोसा करना आता था। क्लास में एल अपने जंगी वाइब्स के साथ कॉन्स्टेंटली रे को ग्लेयर कर रहा था, यानी कि घूर रहा था, बस इसलिए कि वो ऑर्डिनरी उनके बीच था। लेकिन रे का ध्यान अलग ही जगह पर था। उसके दिमाग में वॉर के फ्लैशबैक घूम रहे थे। ये ज्यादा देर तक नहीं चला क्योंकि मिस ग्रे ने एक चौक का टुकड़ा उसके फेस पर फेंका जैसे वो कोई चीप मैजिक बॉम्ब हो। पे अटेंशन, वो चिल्लाई। मिस ग्रे ने सॉर्सर हायरार्की एक्सप्लेन करना शुरू किया। 5 क्लासेस, 7 ग्रेड सॉर्सर और सबसे ऊपर आइस ब्लेड सॉर्सरर। ये लेजेंडरी फिगर वो था जो पूरे ईस्टर्न कॉन्टिनेंट वाइप करने के बाद वैनिश हो गया। रे चुप रहा, लेकिन अंदर से उस नाम का जिक्र उसके अंदर वो पेनफुल मेमोरीज लाता जा रहा था जिसमें वो अभी तक उलझना नहीं चाहता था। जब मिस ग्रे अपना लेक्चर कंटिन्यू कर रही थी, एल फिर से अपने गुस्सा निकाल रहा था
हल्की आवाज में बोला, ये डिस्गस्टिंग ऑर्डिनरी यहाँ पर क्या कर रहा है। उसका गुस्सा इस बात पर था कि वो रे जैसे इंसान का सपना भी कैसा हो सकता है ग्रैंड सॉर्सर बनने का। बाकी क्लास भी उसके साथ देने लगी। उसकी जजमेंटल स्टेयर्स एकदम क्लियर थे, लेकिन मिस ग्रे इसको टॉलरेट करने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। उसने डेस्क पर जोर से हाथ मारा और चिल्लाई, जो एंट्रेंस एग्जाम पास करेगा सिर्फ वो यहाँ अलाउड होगा, चाहे वो नोबल हो या नहीं। उसके वर्ड्स ने पूरा रूम साइलेंट कर दिया, लेकिन एल का डिसडेन अभी तक खत्म नहीं हुआ था। अपने फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए मिस ग्रे ने मैटर के 4 कैटेगरीज एक्सप्लेन किए और दिखाया कि मैजिक कैसे काम करता है। एक वेव के साथ उसने क्रेटर रोज का बुटीक बनाया, जो क्लास को स्टंट कर गया। यही है मैजिक के फंडामेंटल्स, उसने कहा। फिर एकदम आसानी से उसने इरेज कर दिया। जब एक स्टूडेंट ने पूछा कि क्या ये एंटी मटेरियल कोड था, कि ऐसा मैजिक इम्पॉसिबल है, दुनिया में अब कोई भी उसे विल्ड नहीं कर सकता। फिर उसने क्लास को प्रैक्टिस करने को कहा। टास्क था क्रिस्टल रोजेस समन करना। एमिलिया ने एक परफेक्ट रोज क्रिएट कर दिया। उसकी एलिगेंस सबके सामने चमक रही थी। दूसरी तरफ रे ने सिर्फ एक पैथेटिक आइस क्यूब समन किया, जो एल के ओपिनियन में रे की एग्जिस्टेंस की तरह ही यूजलेस था। ये देखकर एल अपने दांतों तले बोला, उस वर्थ दैट बास्टर्ड को मैं ही खत्म करूंगा। क्लास के बाद रे ऑकवर्डली लाइब्रेरी में उस बदसूरत चिक के पीछे गया। अपोलोजाइज करते हुए बोला कि उसने पहले अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया। उसने कहा, मुझे भी लीडिया के एंटीमेटेरियल थ्योरीज में इंटरेस्ट है, जो उसका ध्यान अट्रैक्ट कर गया। उसने अपना नाम एलिसा बताया और रिवील किया कि लीडिया उसकी लाइफ लॉन्ग आइडल थी। जब रे ने एडमिट किया कि वो भी दिल से लीडिया को पसंद करता है, एलिसा इतनी एक्साइटेड हो गई कि उसका हेड गिर गया। एम्बेरेस्ड उसने जल्दी से माफी मांगी, लेकिन रे ने पहली बार उसके बालों को नोटिस किया। Why hide something so beautiful? रे ने कैजुअली पूछा। एलिसा थोड़ी हेजिटेंट थी, लेकिन फिर उसने रीजन दिया, उसके हाफ एल्फ ईयर की वजह से उसे हमेशा से बुलिंग झेलनी पड़ी थी। लेकिन रे को लगा कि उसके ईयर्स उसे एप्रोराइट से भी ज्यादा प्रेटी बनाते हैं। ये सुन के एलिसा का फेस रेड हो गया और उसने मटर किया कि वो सरप्राइजिंगली मैच्योर है। उसके वर्ड ने रे के अंदर एक कॉर्ड स्ट्राइक किया, याद दिलाते हुए कि हॉवर्ड ने एक बार उसे यही बात कही थी। उस शाम जब रे अपने डॉर्म वापस गया तो उसका रूममेट उसका वेट कर रहा था, एक एनर्जेटिक लड़का जिसने अपने आप को एबी आर्मस्ट्रांग के नाम से इंट्रोड्यूस कराया। मैं इन दूसरे नोबल मॉर्नर की तरह नहीं हूँ, एबी ने कॉन्फिडेंटली डिक्लेयर किया। मैं सिर्फ एक चीज में बिलीव करता हूँ, इंट्रीग्ड। रे ने उसके साथ हाथ शेक किया और उनकी हैंडशेक शेयर फोर्स ने दोनों को ये रियलाइज करवा दिया कि वो एक ही टाइप के इंसान है। एक शब्द बोले बिना दोनों ने अपनी शर्ट उतार दी। अपने गीगा जेट फिजिक्स को प्राउडली रिवील करते हुए, इडियट्स की तरह ग्रिम करते हुए उन्होंने अपना नया बॉन्ड डिक्लेयर किया, मसल ब्रोस। ये एक अनएक्सपेक्टेड फ्रेंडशिप की शुरुआत थी। अगली सुबह रे अपने 30 माइल रन के बीच में था, जब उसकी स्पीड की विंड ने एक लड़की के स्कर्ट को ऑलमोस्ट उड़ा दिया। ये रियलाइज करते हुए वो वापस आया और माफी मांगी, ये बोलते हुए कि उसे और तेज दौड़ना चाहिए था। लड़की जो उसकी स्पीड और पोलाइटनेस से सरप्राइज थी, उसने अपना नाम रेबिका ब्रैडली बताया। वो जेन्युइनली इम्प्रेस लगी, उसका स्टेमिना अर्ली मॉर्निंग के लिए इनक्रेडिबल बोलते हुए। बाद में स्कूल जाते वक्त एबी ने कैजुअली मेंशन किया कि रेबिका सेकंड हाईएस्ट रॉयल फैमिलीज की बेटी है। उसके और एमिलिया के आसपास संभल कर रहना। उसने वार्न किया। प्रिंसिपल से मिलने के रास्ते में रे एक और लड़की से टकराया। ये वाली एकदम फ्लैट थी, बिल्कुल सरबोर्ड की तरह। रे अपने आप को रोक नहीं पाया और मर्डर किया। अच्छा हुआ टकराने के लिए कोई क्वेश्चन नहीं था। लड़की के रिएक्ट करने से पहले उसने जल्दी से ऐड किया, इट इज अ प्लेजर टू मीट सच अ चार्मिंग पिगटेल लेडी, और मोमेंट को टर्न कर दिया। लड़की का फेस ब्राइटन हो गया और उसने अपना नाम क्लैरिस क्लीवलैंड बताया। रे अपनी स्मूथ टॉकिंग स्किल का यूज करते हुए बोला, डैड मस्ट बी अ ब्यूटीफुल फैमिली नेम, डिस्पाइट द फैक्ट कि उसे आइडिया भी नहीं था कि फैमिली कौन थी। क्लैरिस कॉम्प्लीमेंट सुनकर थ्रिल्ड हो गई और एज्यूम कर लिया कि वो क्लोज फ्रेंड बनेंगे। लेकिन फिर अचानक से उसे याद आया कि उसे कहीं और जाना है। वो एकदम से भाग गई और रे बस मुस्कुरा रहा था, सोचते हुए कि उसका दिन इतना भद्दा कैसे हो गया। प्रिंसिपल ऑफिस में रे ने डीपली बाउ किया एबी के सामने, जो पहले उसकी कॉलोनल थी और अब एकेडमी ओवरसीज कर रही थी। एबी मुस्कुराई, उसकी आवाज प्यारी हो गई और उसने वो टाइम याद किया जब वो दोनों वॉर में थे। आई होप तुम यहाँ नॉर्मल लाइफ एंजॉय कर सको, उसने कहा। लेकिन उसकी आंखों में उन दोनों के शेयर्ड मेमोरीज का वेट दिख रहा था। स्कूल के एंड तक रे का मैच एल के साथ सेट हो गया। जैसे ही मैच शुरू हुआ, रे ने एफर्टलेस प्रिसीजन के साथ एल की शॉट को पैरी किया, उसे ग्राउंड में धकेल दिया और मैच को इंस्टेंट खत्म कर दिया। लेकिन एल अपनी डिफीट एडमिट करने के लिए राजी नहीं था। वो फिर से रे पर चार्ज कर गया। इस बार रे ने सर्जिकल एक्यूरेसी के साथ स्ट्राइक किया, वुडन ब्लेड को डिस्ट्रॉय करते हुए एल को ग्राउंड पर गिरा दिया। साइड लाइन से देख रही एबी मुस्कुराई, खुश थी कि आइस ब्लेड सॉर्सर को फाइनली एक नॉर्मल स्टूडेंट का लाइफ एक्सपीरियंस मिल रहा था। उस रात रे और एबी अपने ब्रो मोमेंट का मैक्सिमम एंजॉय कर रहे थे, प्रोटीन शेक को एकदम चैंपियन की तरह डीप थ्रोट करते हुए। गप्स के बीच रे कैजुअली बोला कि उसका प्लान है 2 अलग अलग क्लब्स में ज्वाइन करने का। एबी हंसी मारते हुए बोला कि ये आइडिया इम्पॉसिबल है, लेकिन रे ने स्मक के साथ बोला कि उसके पास एक सीक्रेट प्लान है। सीन शिफ्ट होती है आयरन डंजन में, जहां मैच से वो इंटिमिडेटिंग लोगों का एक ग्रुप रे का इंतजार कर रहा था।
जब एबी और बाकी मेंबर्स सिक्योरिटी के साथ देख रहे थे, क्लब लीडर ने डिमांड किया कि रे बताए कि वो एनवायरमेंटल रिसर्च क्लब ज्वाइन करने के लायक है। पहले तो वो ग्रुप सोच रहा था कि रे उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ज्यादा पतला लगता है और उसमें बल की कमी है, लेकिन तब लीडर जोर से चिल्लाया, शर्ट उतार। रे ने बिना किसी हिचकिचाहट के साथ अपनी शर्ट उतार दी और अपनी बॉडी रिवील करी। जैसे ही उसने अपना ट्रू बल्क दिखाया, एक बंदा वाइप्ड आइड बोल पड़ा, उसके ऐप इतने बड़े हैं, लगता है उसे प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ता होगा। रे ने कैजुअली स्मग करते बोला कि उसने बैकवर्ड में ट्रेन किया है और अपना गोल्ड हंटर लाइसेंस दिखाया, जो प्रूव करता है कि वो दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट और मोस्ट पावरफुल बल्कर में से एक है। लीडर जो अब इम्प्रेस था, उसने तुरंत रे को अपने एनवायरमेंटल रिसर्च क्लब में ज्वाइन करने का इन्विटेशन दिया। पूरे क्लब चीयर में एक्सप्लोड कर गई, समझते हुए कि उनका क्लब ज्यादा मेंटल असाइलम जैसा है, प्रॉपर रिसर्च क्लब कम। कुछ मिनट के बाद रे खुद को एक रूम में भरा हुआ लड़कियों के ग्रुप के सामने पाया और इस ग्रुप की लीडर थी रेबिका। उसने बताया कि वो उनका फ्लावर पेंटिंग क्लब को ज्वाइन करना चाहता है, समझते हुए कि दुनिया के सबसे डेंजरस बैटलफील्ड में भी उसे हमेशा केओस के बीच एक फूल खिलते हुए मिलता था। लेकिन रूम की सबसे अगली लड़की ने उसे सस्पिशियस लुक दिया, सोचते हुए कि वो सिर्फ रेबिका को सेड्यूस करना चाहता है। ऑर्डिनरी होने की वजह से स्पेक्टिज्म और ज्यादा था। उसने बताया, डीना तुम्हारी वर्थ एवेल्युएट करेगी, और रे को रूफ पे ले गई उसे एक चैलेंज देने के लिए। डीना ने रिवील किया कि रे का टेस्ट था पूरे स्पेस को एक हफ्ते में क्लियर करना, और उसका टास्क शुरू करते ही उसे गुड लक बोल दिया। पहले दिन रे ने वीट को उखाड़ फेंका, जबकि डीना दूर से उस पर सीक्रेटली स्पाई कर रही थी। वीट के बाद रे ने ग्राउंड मेंट करना शुरू किया, टायरलेसली काम करते हुए। एबी अपने दिल में बोली, काश मैं वो होती जिसे तू प्लो करता, और एलिसा बोली, काश तू अपना सीड मेरी फर्टाइल सॉइल में प्लांट करता। तीसरे दिन तक रे ने कैनास में सीमेंट डालकर अलग अलग टाइप के फ्लावर के वॉल्स खड़े कर दिए। उसकी हार्ड वर्क फाइनली रिजल्ट दिखाने लगी थी। तब रेबिका एक स्ट्रॉबेरी क्रीम पाई लेकर आ गई, बताते हुए कि उसने स्कूल के साथ नेगोशिएट किया है क्योंकि वो स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट थी। रे को लगा कि वो ट्रूली अमेजिंग थी, लेकिन रेबिका उसके मैसिव आर्म को देखते हुए रह गई। जब उसने पूछा कि वो उन्हें टच कर सकती है, रे ने अलाउ किया और रेबिका उन्हें टच करते हुए ऑ में थी। ये सबसे बड़ा और हार्डेस्ट मेन पार्ट है जो मैंने कभी पकड़ा है, उसने कहा। रे कैजुअली बोला कि उसने बैकवर्ड में ट्रेन किया था। चौथे दिन तक गार्डन कंप्लीट हो चुका था और डेना ने रिलक्टेंटली सही एडमिट किया कि रे ने टेस्ट पास कर लिया है। रेबिका ने ऑफिशियली उसका वेलकम किया। अगले दिन क्लास में प्रोफेसर ग्रे ने अनाउंस किया कि उनका प्रैक्टिकल एक्सरसाइज कैफका फॉरेस्ट में होगा और उन्हें 4 मेंबर्स पार्टीज बनानी होंगी। रोज तुरंत कंसर्न हो गई, सोचते हुए कि रे अकेले न रह जाए, लेकिन रे एबी की वार्निंग याद करते हुए कि स्कूल में एक स्पाई इन्फिल्ट्रेट कर चुका है, ये सोच रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तभी एबी ने पाइप अप किया और बोला कि वो उसकी पार्टी को ज्वाइन करना चाहता है। रे थोड़ा हेजिटेंट था, समझते हुए कि वो सॉर्सरी में ज्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन एब कम्प्लीटली अनफेस्ड एक ग्रिन के साथ बोला, नो वरीज, तेरी बॉडी तो किसी भी बैंड को एक्सप्लोड कर देगी। अब थर्ड मेंबर के लिए रे ने एलिसा की तरफ देखा और उससे पूछा कि वो ज्वाइन करेगी। एलिसा शर्माते हुए बोली कि वो खुद को एक यूजलेस टोस्टर के बराबर समझती है। रे अपनी स्मूथ टॉकिंग स्किल का यूज करते हुए बोला, तू वो टोस्टर है जो मुझे चाहिए। एलिसा हंसने लगी और एग्री कर लिया। तभी एमिलिया क्यूरियोसिटी से पूछती है कि क्या उनके ग्रुप में अभी जगह है। रे अपनी मिस्चीवियस ग्रिन के साथ बोला, मैं तो शुरू से ही तेरा ओपनिंग फिल करने का प्लान बना रहा था। रूम एकदम साइलेंट हो गया और टेंशन एकदम प्लेबल थी, खासकर उस बंदे के लिए जो अपनी रिहाफ से वापस आया था और अपने डिसबिलीफ में लगभग मर चुका था। रे की ग्रुप अप फॉर्म हो चुकी थी और चीजें इंटरेस्टिंग होने वाली थी। फॉरेस्ट के अंदर टीचर जो एक नॉनसेंस कोच डोएन द रॉक जॉनसन की तरह लग रहा था, उसने उनके प्रैक्टिकल एग्जाम के रूल एक्सप्लेन किए। उन्हें 24 घंटे के अंदर फॉरेस्ट के सेंटर तक पहुंचना था और रास्ते में जितने ज्यादा मॉन्स्टर के स्टेम मिल सके लेने थे। एक फ्लेयर हवा में शूट होते ही रे और उसके ग्रुप एडेलिन के साथ फॉरेस्ट की तरफ स्प्रिंट कर गई, लेकिन कुछ घंटों के बाद एक मॉन्स्टर क्रीचर एलिसा की तरफ लपका। रे टॉम क्रूज के मिशन इम्पॉसिबल मूवमेंट की तरह एकदम क्विक रिएक्ट करते हुए उस लास्ट सेकंड में उसको बचा लिया। ग्रुप ने तुरंत बैटल स्टांस ले लिया और रे अपने इनर गेराल्ट और रिविया को चैनल करते हुए बीच पर रश किया और एक सिंगल स्ट्राइक के साथ उसे हाफ में स्लैश कर दिया। अपने ग्रुप के लिए पहले स्टम्प ऑन करते हुए तब तक नाइट वापस आ चुकी थी और एमिलिया जो पूरे वक्त ओ में देख रही थी, उसने पूछा, ये सर्वाइवल स्किल और शॉर्ट टेक्निक्स तूने कहां से सीखे? तू तो लिटरली किनोरियस की तरह लगता है, जॉन विक जैसा। वो सोचने लगी, बैकवर्ड ट्रेनिंग की स्टोरी सच में ट्रू है। एमिलिया के वर्ड सुन के रे एक मोमेंट के लिए लॉस्ट हो गया अपनी पास्ट मेमोरीज में। उसने रियलाइज किया कि ये फॉरेस्ट तो उनके बैटलफील्ड के कंपैरिजन में एक पैराडाइज जैसा था। एक सेकंड के लिए उसने सोचा कि क्या उसके लिए लाइफ एंजॉय करना अलाउड है जब इतने सारे उसके कॉमरेड्स मर चुके हैं। ग्रुप ने नोटिस किया कि उसका मूड सडनली शिफ्ट हो गया है, लेकिन रे ने जल्दी से झूठ बोला कि वो सिर्फ टायर्ड है। जब रात हुई और सब सोने के लिए सेटल हुए, रे जागता रहा वॉच रखते हुए। उसके दिमाग में उसके लेट मास्टर के वर्ड घूम रहे थे, उसको याद दिलाते हुए कि वो एक बार अपनी लाइफ को नॉर्मली एंजॉय कर सकता है।
अगली सुबह जब रे फॉरेस्ट के अंदर नेविगेट कर रहा था, उसने दूर से एक स्क्रीम सुना। बिना सोच विचार के वो तुरंत एक्शन में चला गया, सिर्फ अपनी स्पीड का 40% यूज करते हुए, ताकि वो अपने मोमेंट्स ऑर्डिनरी दिखाए। जहाँ से स्क्रीम आ रही थी वहाँ पहुंचकर उसने देखा कि एक ए रैंक क्लास मॉन्स्टर ने एल और उसकी टीम को एम्बुश कर लिया है। वो सब मदे हुए थे और एकदम हेल्पलेस लग रहे थे। रे के इंस्टेंट किक इन हुए और उसने अपने इनेट कोड को एक्टिवेट किया। मॉन्स्टर के अटैक को एकदम इनह्यूमन रिफ्लेक्सेस के साथ डॉज करते हुए एक एक्सप्लोसिव लीप के साथ वो हवा में उड़ा और अपने ब्लेड के एक स्ट्राइक से मॉन्स्टर के ब्रेन को पियर्स कर दिया, उसे इंस्टेंटली मारते हुए। अपने वेट शेल्फ करते हुए उसने एल से पूछा कि क्या उसे हेल्प चाहिए, लेकिन उस बर्दर्ड बास्टर्ड ने उसका हाथ हटा दिया और बोला कि वो सिचुएशन हैंडल कर लेगा। रे ने एक आईब्रो रेस किया, ये सोचते हुए कि क्या एल ने अपने एए मीटिंग में कोई सीक्रेट स्ट्रेटजी सीख ली है। तभी रे का ग्रुप उसके पास आ गई और उसने एलिसा की तरफ मुड़ के पूछा कि क्या वो उन यूजलेस मॉरन्स को फ्री कर सकती है। एमिलिया की आंखें डिसबिलीफ में वाइडन हो गईं। उसने अभी देखा था कि रे ने ए रैंक मॉन्स्टर को एक सिंगल स्ट्राइक में मार गिराया था और वो ये सोचने लगी थी कि वो असल में है कौन। लेकिन शैडोज के बीच से एक मिस्टीरियस स्पाई ने मॉन्स्टर के कॉर्प्स पर डैगर फेंका, जो उसे रेजरेक्ट करते हुए एक एस क्लास कैलेमिटी बीस्ट में इवॉल्व कर गया। सिचुएशन और भी ज्यादा डेंजरस हो गई और रे को पता था कि अब चीजें और कॉम्प्लिकेटेड होने वाली हैं। जब कैलेमिटी बीस्ट ने एक गूंजती हुई रोर निकाली तो आसपास की चीप प्रोस्टिट्यूट टेरर में आ गई, लेकिन रे एकदम अनफेज्ड था। उसका डिटर्मिनेशन उस क्रीचर को मारने का अब भी सॉलिड था। इसी वक्त एक और स्टूडेंट ग्रुप वहां से गुजर रहा था। जब क्लेरिस ने मॉन्स्टरियस रोर सुना तो वह एक ट्री के पीछे जाकर झांकते हुए देखी। उसकी आंखें फैल गईं। उसने इतना मैसिव क्रीचर पहले कभी नहीं देखा था। तभी रे बीस्ट की तरफ चार्ज किया अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ स्लैश करते हुए, लेकिन सरप्राइज के साथ उसने देखा कि मॉन्स्टर एकदम ठीक था। उसके दिमाग में एक ही सवाल था, ये कैसे इवॉल्व हो गया। मरने के बाद जब क्रीचर ने अटैक किया, रे ने उसके डेडली क्लॉज को ब्लॉक कर दिया, लेकिन जैसे ही उसने अपने आइस पावर अनलीज करने की कोशिश की, एक फ्लेमिंग वॉल अचानक जमीन से इरप्ट हो गई, जिसने मॉन्स्टर को रिट्रीट करने पे मजबूर कर दिया। एमिलिया के कमांड पर एवी ने एक रॉक बीस्ट की तरफ फेंकी और एलिसा ने उसे विंड के साथ प्रोपेल करके मॉन्स्टर के बेली पर हिट किया। मॉन्स्टर के रिकवर करने से पहले ही रे ने अपनी स्वॉर्ड उसके अंदर घुसा दी, ब्लेड को फर्मली होल्ड करते हुए उसे आधा काट दिया। मॉन्स्टर के मरने के बाद ग्रुप एक साथ खड़ा हुआ और उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो फोर्स ज्वाइन करेंगे। उन्हें एक टीम के रूप में देखकर रे को अपने पुराने कॉमरेड्स का याद आ गई। दूसरी तरफ क्लैरिस अब भी शैडोज में छुपी हुई थी, सब कुछ अनफोल्ड होते हुए देख रही थी। उसका दिमाग रेस कर रहा था, यही सोचते हुए कि रे असल में कितना पावरफुल था। उसी वक्त एक मिस्टीरियस स्पाइस शैडो से रे को ऑब्जर्व कर रहा था। जैसे ही उसने रियलाइज किया कि रे कितना स्पेशल है, वो बिना एक ट्रेस छोड़े शांति से गायब हो गया। कुछ घंटों के अंदर रे की ग्रुप ने फाइनल चेकपॉइंट ढूंढ लिया। स्टैम्प लेने के बाद एमिलिया एलिसा के ऊपर जंप कर गई और उसकी बॉडी को ग्रैब करना शुरू कर दिया, जबकि एवी ये सोच रहा था कि क्या रे उन्हें भी कैरी करने की कैपेबिलिटी रखता है। कॉन्टेस्ट खत्म होने तक इंस्ट्रक्टर ने अनाउंस किया कि रे की ग्रुप विनर थी। क्लैरिस उन्हें चीयर करते हुए उन दूसरे स्टूडेंट की आंखों में जलन महसूस कर रही थी। सब स्टंट थे ये देखते हुए कि ऑर्डिनरी रे ने सबसे बेटर परफॉर्म करा था। कुछ दिन के बाद लीडिया एक अजीब एंजाइटी फील कर रही थी, क्योंकि 2 महीने हो चुके थे जब उसने लास्ट रे को देखा था। जैसे ही उसने सुना कि रे आ रहा है, उसने तुरंत अपने आप को फिक्स करना शुरू कर दिया। जब रे एंटर किया, उसका वेलकम एक हॉट मेड कार्ला ने किया और लीडिया को ये नोटिस करना पड़ा कि अब वो खुद उसके ऊपर लुकअप करती है। लेकिन रे बस इस बात से खुश था कि लीडिया उसके सामने घुटनों पर बैठने की जरूरत फील नहीं करती। ब्रेकफास्ट करते वक्त लीडिया ने उसे बताया कि एक पावरफुल ग्रुप रिसर्चर्स को मार रहा था और उनके ब्रेन को कट करके हिडन सॉर्सरी ढूंढने की कोशिश कर रहा था। सिचुएशन की गहराई क्लियर थी और रे को पता था कि कुछ बड़ा ट्रबल होने वाला था। लीडिया ने एक्सप्लेन किया कि वो ग्रुप यूगनिक कहलाता था और रे को वार्न किया कि वो शायद उसे अपने ट्रैप में फांसने की कोशिश करेंगे। उसने एडवाइस किया कि रे अपने लॉक कभी रिलीज न करे जब तक उसकी जिंदगी पर डिपेंड न हो। कुछ घंटों के बाद जब वो फॉरेस्ट की तरफ वॉक कर रहे थे, लीडिया सोच रही थी कि क्या रे ने नए फ्रेंड्स बनाए हैं। रे मुस्कुराकर बोला कि हाँ, उसने एक ग्रेटेस्ट ग्रुप ऑफ डी रेंज मोरॉन्स बनाई है, लेकिन चूंकि उसने कहा कि अगले टाइम उन्हें इनवाइट करना, ये सोचकर कि वो लोग स्पेशल ही होंगे जो उसे ऐसा स्माइल करवा रहे हैं। जब वो ट्री के पास पहुंचे, लीडिया ने मेंशन किया कि मैजिक शॉर्ट फाइटिंग कंपटीशन शुरू होने वाला था। उसने रिवील किया कि वो इवेंट 4 बार जीत चुकी थी और रे से पूछा कि क्या वो पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन रे ने मना कर दिया, बोलते हुए कि वो अपने पावर्स हाइड करके अपने फ्रेंड्स को चीयर करना पसंद करेगा। तब लीडिया ने अपने बड़े बड़े करण अर्जुन से एक बुक निकाली, एक्सप्लेन करते हुए कि वो स्पेशली एक स्टूडेंट के लिए अडेप्ट की गई थी। जब रे ने उसे अमेजिंग बुलाया तो लीडिया ने वो मौन करते हुए रिक्वेस्ट किया कि वो उसे हर बार यही कहे। अगले दिन अपने सुबह की मैराथन के वक्त रे एलिसा के पास एकदम स्पीड से स्प्रिंट करते हुए निकला, डिटरमाइंड कि उसका दिन स्ट्रॉन्ग शुरू हो। जब उसने पूछा कि वो कहाँ जा रही है, उसने बताया कि वो लाइब्रेरी जाने वाली है कुछ बेटर करने के लिए। रे ने पूछा कि क्या वो उसके साथ जा सकता है। ये सुनते ही उसके फ्लड गेट्स एकदम से डिस्ट्रॉय हो गए। रे ने सोचा कि वो काफी क्यूट लग रही थी और उसे उसके हार्ट से जेलसी हो गई, क्योंकि वो पंप कर रहा था और रे के पास कोई चांस नहीं था। लाइब्रेरी के अंदर रे ने उसकी हेल्प की एक बुक पिक करने में और उसे बताया कि वो उसके फेवरेट सॉर्सरी रिसर्चर डॉक्टर एंसवर्थ की लिखी हुई थी। लेकिन जब उन्होंने रीड करना शुरू किया, रे ने डिस्कवर किया कि लीडिया के पास असल में पिकअप लाइंस की बुक थी। लाइब्रेरी से निकलने के बाद रे ने एलिसा पर उन लाइंस का ट्राई किया
लेकिन क्लेरिस एक पिलर के पीछे से स्पाई कर रही थी, इसे सोचते हुए कि रे ने उसे ऑलरेडी अबेंडन क्यों कर दिया। जब उसने सोचा कि वो अपने मैन को वापस ले लेगी, तभी रे उसके सामने आ गया और बोला कि वो उनके साथ लंच के लिए ज्वाइन करेगी। जब क्लेरिस ने सोचा कि शायद ये डेट का इनवाइट है, गीगा चैट रे बोला, मैं तो बस तेरे फ्लड गेट डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ। जब वो खा रहे थे, रे ने एलिसा को अपने पिंकी को इंट्रोड्यूस किए, क्योंकि उसके हिसाब से वो रात में अक्सर कॉफी टेबल पर उसे बैंग कर लेता था। फिर उसे क्लेरिस की तरफ मुंह करके बोला, वो इतनी ब्यूटीफुल है कि वो एक मास्टरपीस लगती है, और इसी वजह से वो लिटरली उसे वॉल के अगेंस्ट नियर करना चाहता था। उन्होंने दोपहर चैटिंग और रे के डम जॉक टॉलरेट करते हुए बिताई, लेकिन एंड तक लड़कियों ने डिसाइड कर लिया कि उनका बस हो गया और उसके अगले मग को डिश कर दिया। बस जब रे अपने बैड लक को कट करने ही वाला था, तभी बेस्ट गर्ल एमिलिया एकदम से सामने आ गई, बिल्कुल एफ्रोडाइट की तरह लगते हुए। रे तुरंत एमिलिया के पास भागा, ये सोचते हुए कि वो इतनी डोल्ड अप क्यों लग रही है। एमिलिया ने एक साइन के साथ कन्फेस किया कि वो सब उन एंडलेस नोवल इवेंट की वजह से था जो उसे एंड्योर करना पड़ता है। इट्स एग्जॉस्टिंग, उसने बोला और अपनी वॉइस स्पेल करने के लिए अपोलोजाइज किया। लेकिन रे अपनी स्मूथ टॉकिंग स्किल का यूज करते हुए बोला कि उसका चेस्ट हल्का करना जरूरी है, खासकर जब उसका चेस्ट इतना हैवी और डिस्ट्रैक्टिंग हो। एमिलिया का मूड तब शिफ्ट हो गया जब उसने सुना कि क्लेरिस और एलिसा अभी अभी चली गई थी। उसकी आंखों में जेलसी साफ साफ दिख रही थी और उसने रे से डिमांड किया कि वो उसके साथ मॉल आए। रे के पास और कोई चॉइस नहीं थी और वो एक ओबीडिएंट इडियट की तरह उसके पीछे चला गया। स्टोर के अंदर एमिली एक मिशन पे थी, एक के बाद एक आउटफिट ट्राई करते हुए, और हर एक आउटफिट पहले से ज्यादा स्टनिंग लग रहा था। रे ऑफ कोर्स अपने डिस्कॉर्ड प्लेबुक से कॉम्प्लीमेंट थ्रो करते हुए उसे फ्लैटर कर रहा था। बीच में ऑकवर्ड इंग्लिश का भी डाल दी, जो सुन के एमिलिया हंस पड़ी। जब उसने पूछा कि वो गर्ल्स के साथ इतना कंफर्टेबल क्यों लगता है, रे ने कैजुअली श्रग करते हुए बोला कि वो हमेशा से लड़कियों के आसपास बड़ा हुआ है, तो कभी उसे ज्यादा सोचना नहीं पड़ा। ये सुन के एमिलिया फ्लस्टर हो गई। उसका दिमाग ये सोचते हुए घूम रहा था कि उसके आर्म इतनी वार्म क्यों लगते हैं, क्या वो उसे अपना सीक्रेट कभी ट्रस्ट करके शेयर कर सकता है। दूसरी तरफ फॉरेस्ट के अंदर एल फुल ऑन सुपर ब्रेन एनर्जी को चैलेंज कर रहा था, ट्रीज को आग लगाते हुए और एक लूनेटिक की तरह चिल्लाते हुए कि वो रे के अगली फेस को प्लेनेट से उड़ा देगा। ये पूरा सीन एक बैड सोप ओपरा की तरह लग रहा था, बस एक्स्ट्रा फायर के साथ। अगले दिन रे जिम में अपने मसल स्ट्रेच कर रहा था, एक ग्रुप बीफ्ड अप बॉडी बिल्डर के साथ, शायद अपने आप को अगला ड्वेन जॉनसन इमेजिन करते हुए। सेशन के बाद वो गार्डन क्लब गया, जहाँ डैना ने उसे स्पेयर की थी और मेंशन किया कि बाकी मेंबर्स ने छुट्टी ले ली थी और आज का चार्ट उसके हाथ में था। रूम में अकेला रे ने एक अजीब सी यस 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 नो 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 लाइन अपने से मटर की, जैसे वो एक वन मैन कॉमेडी शो के लाइंस रिहर्स कर रहा हो। तभी उसकी नजर डैना पर पड़ी, जो वहाँ एक ग्रोन अप प्लॉट आर्मर वाली औरा के साथ खड़ी थी। सिचुएशन को संभालते हुए रे ऑकवर्डली पूछता है, तुम्हें बनीस पसंद है? लेकिन मूवमेंट्स और ज्यादा वियर्ड हो गया। डैना ने एडमिट किया कि वो मेटाफोनल आर्मर सिर्फ अपनी वल्नरेबिलिटी छुपाने के लिए पहनती है। ब्लशिंग करते हुए उसने रे से रिक्वेस्ट की कि उसने जो कुछ भी देखा है उसे भूल जाए। रे एकदम कंफ्यूज हो गया, जो क्लियरली कियोस में थ्राइव करता है। जब रे रूफटॉप पर गया, रेबिका एक्साइटेडली उसे वो फ्लावर दिखाने लगी जो वो प्लांट करना चाहती थी। उसकी आंखें हर डिस्क्रिप्शन के साथ चमक रही थी। रे कुछ ऑफ फील करते हुए पूछता है कि क्या वो अपसेट है। रेबिका ने अपने हेड को शेक किया और एक बिटर स्वीट स्माइल के साथ एडमिट किया कि वो बस इस बात से रिलीव थी कि अब उसके पास बात करने के लिए कोई है। बाकी क्लब मेंबर्स उसके साथ वक्त नहीं बिताते थे, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो 3 नोबल फैमिलीज में से एक की बेटी थी। ये एकदम आइसोलेटिंग फील होता था, जैसे वो एक पेडिस्टल पर स्टक हो जहाँ कोई क्लाइम नहीं करना चाहता। इसी वजह से वो खुश थी कि रे उसके साथ क्लब में था। वो पहला बंदा था जो उसे एक रियल पर्सन की तरह ट्रीट करता था। इसी बीच एल अपने फुल कॉन्स्पिरेसी मोड में ये सोच रहा था कि क्या थर्ड नोबल फैमिलीज का कोई स्टूडेंट आर्नोल्ड एकेडमी में है। रेबिका कैजुअली रिवील करती है कि एलिस हमेशा से सिर्फ डाइम एकेडमी अटेंड करते हैं और उनकी बेटी अभी मैजिक शेवलर कॉन्टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रही है। उसने ऑलमोस्ट कैजुअली ये भी ऐड किया कि ये लड़की एक ही है जो एमिलिया के इंसेन स्किल का मैच कर सकती है। अगले दिन एमिलिया एक डुअल में लॉक थी, एक चीफ एस्कॉर्ट के साथ, जो शॉर्ट पकड़ना भी नहीं प्रॉपर्ली जानती थी। इंस्ट्रक्टर ने अनाउंस किया कि सिर्फ हर डुअल का विनर ही शॉर्ट फाइटिंग कॉन्टेस्ट के लिए क्वालिफाई करेगा, और ये सुनते ही एमिलिया के अंदर की कॉम्पिटिटिव सोल और ज्यादा इग्नाइट हो गई। एक शिफ्ट स्ट्राइक के साथ उसने उस बेचारी लड़की की वुडन स्वॉर्ड हवा में उड़ा दी, एकदम एफर्टलेस विक्ट्री लेते हुए। लेकिन एंजॉय करने के बजाय एमिलिया ने अपना गेज रे की तरफ टर्न किया और उसे एक डुअल के लिए चैलेंज कर दिया। पूरा रूम एकदम साइलेंट हो गया और चैलेंज का वेट हवा में लटक रहा था। रे अपना क्रेडिट के लिए पीछे नहीं हटा, बल्कि कॉन्फिडेंट स्मग के साथ आगे बढ़ा। जैसे ही दोनों फेस ऑफ करने लगे, इंस्ट्रक्टर ने मैच स्टार्ट किया और एक मोमेंट के लिए ऐसा लगा जैसे पूरा एकेडमी अपनी सांस को रोक कर देख रहा हो। एमिलिया अपने रिलेंटलेस स्पीड के साथ चार्ज की, उसकी ब्लेड एकदम लाइटनिंग की तरह फ्लैश कर रही थी। रे ने उसका अटैक पैरी तो कर लिए, लेकिन उसे जल्दी समझ में आ गया कि एमिलिया उससे ज्यादा फास्ट थी, बहुत ज्यादा। मजबूरन उसे लीप अवे करना पड़ा अपने आप को रीग्रुप करने के लिए। लेकिन तभी एमिलिया के शार्प वर्ड्स ने
और टेंशन बढ़ा दी। यू आर मिस्टीरियस मैन, उसने टीज किया, और वुड हैंडल करने में डैम गुड हो। उसका स्मार्ट को वाइड हो गया और उसने ऐड किया, शायद मैं तो ये देखूं कैसे तू मुझे उस शॉट से स्लैप करता है। उसके टॉन्ट से फ्यूल एमिलिया ने फिर अटैक किया, अपने स्ट्रेंथ उसकी ब्लेड पर पूरी स्ट्रेंथ के साथ लैंड करते हुए। रे के दिमाग में हॉट का रैगुलर ट्रेनिंग फ्लैश हुआ और उसने प्रिसीजन के साथ उसकी शॉट पकड़ी। एक मोमेंट के लिए लगा कि जैसे रे ने अपर हैंड ले लिया हो और एमिलिया को लगा कि मैच उसके हाथ से निकल रहा था, लेकिन तभी रे के पावर अनएक्सपेक्टेड सर्च करने लगे और उसका ग्रिप फेल्टर कर गया। स्वॉर्ड उसके हाथ से निकल गई और वो स्टंट और डिफेंसलेस होकर अपने घुटनों पर गिर गया। क्राउड एकदम शॉक में फ्रीज हो गया। टेंशन इतनी थिक थी कि एक नाइफ से कट हो सकती थी। इंस्ट्रक्टर ने सालिस तोड़ते हुए एमिलिया को विनर डिक्लेयर किया, लेकिन वो इसे एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। उसके लिए ऐसा लग रहा था जैसा रे ने मैच इंटेंशनली थ्रो किया हो। अपने दिमाग में उसकी लास्ट मोमेंट को रिप्ले करते हुए वो ये क्वेश्चन शेक नहीं कर पा रही थी कि ये बंदा है कौन। उस दिन दोपहर जब ग्रुप लंच के लिए बैठा, एटमॉस्फेयर काफी लाइट था, लेकिन अब भी क्यूरियोसिटी से चार्ज एबी ने आगे लीन करते हुए पूछा, रे तू स्वॉर्ड में इतना स्किल्ड कैसे बन गया? रे ने कैजुअली लीन बैक किया और उसके फेस पर नॉस्टैल्जिया की एक छोटी सी हिंट दिखाई दी। उसने रिवील किया कि उसके पास्ट में एक मास्टर थी, एक औरत जिसने उसे ये सब कुछ सिखाया, सॉर्सरी से लेकर सॉर्समैनशिप तक। टेबल एकदम क्वाइट हो गया। सब उस एनिग्मेटिक फिगर को इमेजिन करने की कोशिश कर रहे थे जो रे को ट्रेन कर चुकी थी। जब कन्वर्सेशन कंटिन्यू होने ही वाली थी, तभी एल स्टॉर्म करते हुए उसके टेबल के पास आया और इतनी जोर से हाथ मारा कि प्लेट्स तक हिलने लगी। रे, उसने ग्रॉल किया, उसकी आवाज चैलेंज से भरी हुई थी, मैं तुझे कॉल आउट कर रहा हूँ, एक डुअल अभी के अभी। ग्रुप ने अनईजी ग्लैंस एक्सचेंज किया। टेंशन फिर से माउंट होने लगी जब रे ने एल की आंखों में देखा। एक नई बैटल की स्पार्क हवा में इग्नाइट होने लगी। थोड़ी देर में ग्रुप फॉरेस्ट के बाहर गैदर हो चुका था, जहां एमिलिया ने तुरंत नोटिस किया कि एक शिमरिंग बैरियर जो पूरे एरिया को एनकेस कर रहा था। उसने गैस किया कि एल ने ये बैरियर कास्ट किया होगा ताकि उनका डुअल एक सीक्रेट रहे। एल ने रे को एक शॉट दिया, इसमें करते हुए बोला, सॉर्सरी यूज करनी है तो कर लो। टाइम वेस्ट किए बिना एल ने रे की तरफ चार्ज किया। उसके मूवमेंट्स एग्रेसिव और वाइल्ड थे। रे एकदम प्रैक्टिस की ईज के साथ डाइव करते हुए हट गया और अपनी शॉट ड्रॉ की। एल अपने गुस्से में कसम खा रहा था उसे एकदम खत्म करने की। तभी एक मिनेसिंग पर्पल ऑरा उसकी बॉडी से रेडिएट होने लगा, एयर को हैवी और हॉस्टाइल बनाते हुए। जब एल ने फिर अटैक किया, रे एफर्टलेसली लीप कर गया। उसके काम डिमेनियर एल के गुस्से को फील कर रहे थे। रेज में एल ने एक मैसिव फायरबॉल समन की। फ्लेम्स उसके हाथ में ओमिनियसली क्रैकल कर रही थी, तू यहाँ डिजर्व नहीं करता। उसकी आवाज रिसाइड में से ड्रिपिंग थी। उसके ह्यूमिलिएशन, उसके यूजलेस पेरेंट्स जो लोअर इक्लोस मिडिल टायर के थे और जिन्हें बाकी नोबल्स ने हमेशा मॉक किया और इग्नोर किया था, उसे अंदर ही अंदर खा रहे थे। ये ह्यूमिलेशन ही उसके अंदर एक बर्निंग डिजायर बन गया था, अपने फैमिली का नाम एलिवेट करने का, एक ग्रैंड सॉर्सरर बनने का। एल के लिए रे सब कुछ गलत रिप्रेजेंट करता था, एक ऐसा बंदा जो ऑलराउंड एकेडमी में होने के लायक ही नहीं था। अपनी इनर वॉइस के मेंटेनेंस के स्क्रीन में कंज्यूम्ड, एल ने डेडली प्रिसिजन के साथ फायरबॉल हल किए। रे ने एक के बाद एक सब डॉज किए, लेकिन जब उसने देखा कि फायरबॉल उसके फ्रेंड के बाद डेंजरसली वीर कर रही थी, उसका डेमोनॉट तुरंत शिफ्ट हो गया एक सिंगल फ्लड मोशन में। उसने सबसे बड़े फायरबॉल को स्लैश किया। उसकी पावर उसकी शॉर्ट पावर से ग्लो कर रही थी और फ्लेम डिसइंटीग्रेट होते हुए हार्मलेस स्पार्क में बदल गए। क्राउड एकदम स्टंट साइलेंस में थी। उनके जॉज लिटरली ड्रॉप हो गए थे ये शेयर इम्पॉसिबिलिटी देखकर जो उन्होंने अभी अभी विटनेस की थी। जब एल ने एक रोलिंग फ्लेम्स जो पूरे बैटलफील्ड को घेर सकती थी, सीधा रे उसके थ्रू चार्ज कर गया, हीट को ऐसे कट करते हुए जैसे वो कुछ भी ना हो। सो कोल्ड अगले लूजर ने एक के बाद एक फायरबॉल लॉन्च की, लेकिन रे ने सबको ईज के साथ डॉज किया। उसके मूवमेंट एल के एफर्ट का मजाक उड़ा रहे थे। जब फाइनल फायरबॉल उसकी तरफ हल करते हुए आया, रे ने एक सिंगल कैलकुलेटेड स्ट्राइक के साथ उसे एफर्टलेसली डिस्पर्स कर दिया। एल को अब इन सब पर विश्वास नहीं हो रहा था। सोचने लगा कि शायद रे एक नोबल है, लेकिन रे का काम रिस्पॉन्स उसके अंदर की शॉट से ज्यादा गहरा चुभा। मैं बस एक ऑर्डिनरी गाय हूँ, रे ने कूल होकर बोला। प्रॉब्लम ये है कि तू बस बहुत वीक है। ये वर्ड एल के कंपोजर को पूरी तरह तोड़ गए और उसका रेज एकदम एक्सप्लोड कर गया। फ्यूरियस स्क्रीम के साथ उसने एक मैसिव फायरबॉल समन की जो एक ब्लेजेंट ड्रैगन में मॉर्फ हो गई। फेरी बीस्ट एक रोर के साथ रे की तरफ लॉन्च किया, लेकिन रे ने एक शिफ्ट प्रिसाइज स्ट्राइक में उस फ्लेमिंग ड्रैगन को आधा काट दिया। ये साइड देखकर एल का वीक और फ्रेजाइल सोल पूरी तरीके से क्रम्बल कर गया। उसके डिफीट के वेट के नीचे वो अपने घुटनों पर गिर गया। वो जोर से चीखा और उसकी आवाज पूरे फॉरेस्ट में इको कर रही थी। रे अपने फ्रेंड के वापस आया और एमिलिया तुरंत आगे बढ़ी। उसकी आंखें क्यूरियोसिटी से जल रही थी। अब टाइम आ गया है कि तू हमें सब बता दे, उसने डिमांड किया। लेकिन रे के बोलने से पहले एक सडन मैजिकल फोर्स ने फील्ड पर सबको पिन कर दिया। फॉरेस्ट के शैडो से एक फिगर इमर्ज हुआ जो मेनेस से क्लॉक था। स्पाई आगे बढ़ा, उसकी आवाज कोल्ड और सिनिस्टर थी। तुम सब लिविंग सैक्रिफाइस बनोगे, उसने हेस करते हुए कहा। जब उसने अपना व्हील कास्ट ऑफ किया, रे का दिल सिंक कर गया। उसके सामने खड़ी थी मिस ग्रे। उसकी इंटेंशन अब क्लियर थी, वो यूगेनिक का हिस्सा थी, एक ऐसा ग्रुप जो पूरे डार्कनेस का हिस्सा था। लेकिन रे इस रेवलेशन से अनशेकन अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसका रिजॉल्व फर्म था, मैं अपने फ्रेंड्स की हिफाजत करूंगा, उसने डिक्लेयर किया। उसकी आवाज अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन से भरी हुई थी। धीरे से वो मिस ग्रे की तरफ आगे बढ़ा। उसकी सॉर्ट एक डिफेंस के प्रॉमिस के साथ ग्लीम कर रही थी। जो भी डार्कनेस उसके सामने आए उसका सामना करने के लिए तैयार।
तभी मिस ग्रे का एक्सप्रेशन और डार्क हो गया जब उसने अपनी सॉर्सर आई रिवील की। उसके क्रिम्सन गैस का ग्लो देखकर रे के स्टमक चून हो गया। एक सेकंड में उसे समझ आ गया कि काफ्का फॉरेस्ट के मॉन्स्टर को इवॉल्व करने वाली वही थी। इसमें करते हुए उसने रो को टॉन्ट किया और डिक्लेयर किया कि उसने पूरे एरिया पर बैरियर ऑलरेडी कास्ट कर दिया है। एकेडमी के सबसे ग्रेटेस्ट माइंड एक जगह पर, उनका ड्रेक यूएनएस के लिए आइडल सेक्रीफाइस बनेगा। रे ने अपने स्वॉर्ड का ग्रिप और टाइट किया। उसने मिस ग्रे की तरफ पॉइंट करते हुए उसकी डिटर्मिनेशन अभी फर्म थी, लेकिन रे के एक्शन लेने से पहले मिस ग्रे लीप के साथ पीछे हटी और एक सॉर्म ऑफ राइजिंग फायर स्नॉक समन किया। फ्लेमिंग सरपेंट्स टेरिफाइंग स्पीड के साथ उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन रे एफर्टलेसली उन्हें डॉज कर गया। उसके मूवमेंट शार्प और पियर्स थी। जब रे मिस ग्रे की तरफ चार्ज कर रहा था, उसका एक्सप्रेशन एक विड ग्रिम में शिफ्ट हो गया। अपनी स्टडी चेंज करते हुए उसने फ्लेम रे के फ्रेंड की तरफ डायरेक्ट कर दी। टाइम स्लो होने लगा और रे का दिमाग तेजी से सोचने लगा। उसके दिमाग में लीडिया के वर्ड्स घूम रहे थे, यू विल नीड टू नो व्हेन टू मेक अ कॉल। रे डिटर्मिनेशन के साथ कोरोनोस लॉक रिलीज कर दिया। एक सडन वेव ऑफ पावर अनलीज करते हुए एक मैसिव वॉल ऑफ आइस उसके सामने इरप्ट हुई, फ्लेम्स को रिपेल करते हुए और उसके फ्रेंड को शील्ड करते हुए। हवा एकदम फ्रिजिड हो गई और उसकी बॉडी से एक कोड और इमिनेट होने लगा जो वहां मौजूद सबको शिवर दे रहा था। अपने मास्टर से धीरे से माफी मांगते हुए उसने अपने हाथ स्ट्रेच किया और रेजर साहब आइस ब्लेड की एक फ्लरी समन की। ब्लेड देखकर मिस ग्रे एक मोमेंट के लिए स्टन हो गई। इम्पॉसिबल, उसने गैस्प किया। द आइस ब्लेड सॉर्सर वो तो कहीं वैनिश हो गया था, लेकिन रे आगे बढ़ता रहा। वो टाइटल मुझे पास किया गया था, उसने कामली बोला। उसकी आवाज फ्रोजन एयर को एक ब्लेड की तरह कट कर रही थी। मिस ग्रे का शॉक डिप्रेशन में बदल गया और उसने डिसाइड किया कि वो रे को खत्म करने के लिए कुछ भी करेगी। मिस ग्रे ने एक मैजिक फायरबॉल रे की तरफ हर्ल की। उसकी हीट हवा को शेयर कर रही थी, लेकिन रे के एक सिंगल स्ट्राइक के साथ उसे एफर्टलेसली डिस्पेंस कर दिया। फिल्म स्मोक की तरह वैनिश हो गई। फ्रस्ट्रेटेड और डेस्परेट उसने अपना अल्टीमेट अटैक अनलीज करने का डिसाइड किया। एयर डिस्टॉर्ट होने लगी जैसे उसने भयानक स्पेल समन की, लेकिन रे ने कामली एंटी मटेरियल कोड एक्टिवेट किया और उसे इंस्टेंटली डिस्पेल कर दिया। ग्रेस फ्रीज हो गई, उसका कॉन्फिडेंस फ्लैटर हो गया। ये कैसे हो सकता है, उसने स्टमर किया। एंटी मटेरियल कोड, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन रे आगे बढ़ता रहा। उसकी गेज फ्रोस्ट से भी ज्यादा कोल्ड थी। तुम भी सीखोगी कि ये कितना रियल है, उसने बोला। उसकी आवाज उसकी ब्लेड जितनी शार्प थी। डर से भरपूर मिस ग्रे ने रैपिड सक्सेशन में फायरबॉल का बैरेज लॉन्च किया, लेकिन हर एक फायरबॉल रे के पास पहुंचने से पहले ही डिसइंटीग्रेट हो गई। पैनिक में उसने भागने की कोशिश की, लेकिन रे ने अपनी शॉट उसकी तरफ कास्ट कर दी। एक शॉट उसके एंगल को पियर्स कर गई और वो एक स्क्रीम के साथ जमीन पर गिर गई। वो पेन में कांप रही थी, उसका डर एकदम साफ साफ दिख रहा था और उसने अपनी जिंदगी के लिए बैक करना शुरू कर दिया। रे हेजिटेट कर गया, अपनी शॉट थोड़ी सी लोअर करते हुए शायद उसे स्पेयर करने का सोच रहा था, लेकिन उसके मर्सी के मूवमेंट में मिस ग्रे ने अपना मूव किया। जमीन से फ्लेम्स वॉलेंटली इरप्ट हुई एक फियर्स एक्सप्लोजन में रे को घेरते हुए, लेकिन जब स्मोक क्लियर हुई रे एकदम ठीक निकला। उसका आईसी ऑरा बिल्कुल अनडिमिनिश्ड था। ग्रे ने उसे हॉरर में देखा और उसका दिमाग रेस कर रहा था, ये इंसान नहीं है, ये तो एक मॉन्स्टर है। कॉर्नर और डेस्परेट उसने अपने नेकलेस तोड़ दिया, एक हिडन सिरिंज रिवील करते हुए। अपने सर पर सिरिंज रखते हुए उसकी आंखें मैनिकल डिटर्मिनेशन के साथ ग्लीम कर रही थी। अब देखना, उसने एक ट्विटेड स्माइल के साथ बोला, ये है वो पावर जो मैंने अपनी पूरी लाइफ की रिसर्च और सॉर्सरी से अवेकन की है। बिना हेजिटेशन के उसने सिरिंज अपने ब्रेन में ड्राइव कर दिया। उसकी बॉडी वायलेंटली कन्वल्स करने लगी और एक डार्क एनर्जी ने उसे घेर लिया। कुछ सेकंड में वो एक घुस्ट मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म होने लगी। उसका फॉर्म ट्विस्टिंग और मोटिवेटिंग हो रहा था, जैसे डार्क एनर्जी उसे पूरी तरीके से कंज्यूम कर रही हो। उसका लाफ्टर एक ग्रूटर रोर में बदल गया जो फॉरेस्ट में इको कर रहा था। उसी मोमेंट बैरियर डिसॉल्व हो गई और जो स्पेल बाकी सबको रेस्ट्रेंट कर रही थी वो वैनिश हो गई। जब रे और मिस ग्रे क्लैश कर रहे थे, रे ने उसे फिर से नॉक डाउन कर दिया, लेकिन मिस ग्रे ने उसके आसपास फ्लेम सराउंड कर दी। बिना किसी हेजिटेशन के रे ने फ्लेम इंस्टेंटली डिस्पर्स कर दी। अपने आईसेल ब्लेड को एक बार फिर से समन करते हुए मिस ग्रे फ्यूरियस हो गई क्योंकि वो एक भी हिट लैंड नहीं कर पा रही थी। मैं तो तुझे टच भी नहीं कर पा रही हूँ, उसने ये बोला। रे ने कोडली रिप्लाई किया, क्योंकि मेरी पावर अंदर से आती है। जब मिस ग्रे ने एक मैसिव फायरबॉल लॉन्च की, रे ने डिक्लेरेशन के साथ उसे स्लो कर दिया और लॉग रजिस्ट्रेशन का यूज करके उसे डिस्पर्स कर दिया। मेरी आइस सॉर्सरी सेलिब्रेशन का यूज कर दिया, उसने कामली एक्सप्लेन किया। और एंटी मटेरियल कोड के साथ मैं कोड थ्योरी को रिजॉल्व कर सकता हूँ और तुम्हारे अटैक को प्राइमल मटेरियल में वापस भेज सकता हूँ। यह है आइस ब्लेड सॉर्सरी का एसेंस। अपनी स्वॉर्ड रेस करते हुए उसने मटेरियल शिफ्ट एक्टिवेट किया और प्रिसीजन के साथ स्ट्राइक किया। डेस्परेशन में मिस ग्रे ने माइंड इन्फिल्ट्रेशन सॉर्सरी अवेकन की, लेकिन रे ने उसे एफर्टलेसली कट कर दिया। अपने आइस ब्लेड को लॉन्च करते हुए जो डार्क मैजिक को टीयर अपार्ट कर रही थी, मिस ग्रे कुछ कर नहीं सकती थी, सिर्फ देख सकती थी जैसे रे की पावर ओवरवेल्म कर रही हो। उसी वक्त रे की पावर ओवरहीट होने लगी और बर्फ तेजी से उसके शरीर पर फैलने लगी। स्ट्रेस के बावजूद उसने मिस ग्रे के लगातार हमले रोक दिए। जब उसने देखा कि रे अपनी पावर पर कंट्रोल खोता जा रहा है, तो उसने मौका देखा उसे खत्म करने का। अपने अगले हमले में उसने रे की तलवार तोड़ दी, यकीन करते हुए कि युद्ध खत्म हो गया है। लेकिन रे ने हिम्मत नहीं हारी और आइस ब्लूम प्रोफेशन एक्टिवेट किया, जिसने बिखरी हुई बर्फ के कांचों को एक फ्रीज टोर्नेडो में बदल दिया, जो मिस ग्रे को एक बर्फ के कोने में फांस गया। रे अपने घुटनों के बल गिर गया और अपनी जबरदस्त पावर को कंट्रोल करने के लिए क्रोनोस लॉक का इस्तेमाल किया।
इसे धीरे करते हुए। तभी उसने देखा कि उसके दोस्त की तरफ भाग रहे हैं। खुश था कि उसने अपने दोस्तों को बचा लिया, लेकिन वो बेहोश हो गया अपनी बेहोशी के दौरान, जिसमें हॉवर्ड उससे दूर जा रहा था और कह रहा था कि जीते रहना और मैं तुम्हें हेवन में देखूंगा। कुछ ही देर के बाद रे होश में आया और देखा कि लीडिया उसके आसपास बैठी है। सोचते हुए कि वो नाराज होगी, उसने धीरे से माफी मांग ली क्रोनोस लॉक रिलीज करने के लिए। लेकिन लीडिया ने रे को सरप्राइज कर दिया जब उसने कहा कि वो उस पर गर्व करती है कि उसने अपनी पावर का यूज करके अपने दोस्तों को बचाया। उसका मानना था कि रे एक दिन जंगल के जख्मों को पूरी तरीके से उबर जाएगा और उसे क्रोनोस लॉक एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब रे को समझ आया कि उसके दोस्त आसपास ही हैं, तो वो घबरा गया, सोचते हुए कि कहीं उन पर उनकी बेहोशी के दौरान हमला तो नहीं हुआ। एबी ने उसे तसल्ली दी कि वो सिर्फ एक मैजिकल एनर्जी की कमी से रिकवर कर रहे हैं। जब लीडिया जाने की तैयारी कर रही थी, तो कार्ल ने धीरे से बताया कि लीडिया उसके लिए कितनी चिंता में थी। उनके जाने के बाद एबी वहां रुक गई बात करने के लिए। उसने कन्फेस किया कि शुरुआत में वो रे को एकेडमी में लाना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसका मानना था कि उसे अपने ट्रॉमेटिक पास्ट से उभरने के लिए समय की जरूरत थी। लेकिन लीडिया ने उसे विनती की, कहकर कि रे को एक नॉर्मल जिंदगी का अनुभव करना चाहिए। एबी ने फिर भी यही बताया कि लीडिया की रे के लिए यही आखिरी इच्छा थी कि वो अपने स्कूल के लाइफ के मजे ले और अपनी खुशियां ढूंढे। जज्बात से बाहर के लीडिया खुशी के आंसू तक रोक रही थी, ये जानकर कि रे अभी भी जिंदा है। एबी के चले जाने के बाद रे के दोस्त उसके रूम में आए। रे ने उनसे सच बोलने का फैसला किया और अपना राज छुपाने के लिए माफी मांगी। मैं 7 ग्रैंड सॉर्सरर में से एक हूँ, उसने कबूल किया। द आइस ब्लेड सॉर्सरर। फाइनल बैटल में रे अपने एंग्राम का कंट्रोल खोकर ओवरहीट कर गया, जिससे पूरा बैटल ग्राउंड जाम हो गया था। जब उसने होश संभाला, तब तक सब कुछ वीराने में बदल चुका था। लीडिया ने उसकी जिंदगी खत्म होने से बचाई थी और क्रोनोस लॉक के जरिए उसकी पावर को बांध दिया था, ताकि फ्यूचर में फिर से ओवरहीट न हो। जब रे ने ये सब कुछ बताया, तो उसके दोस्तों को समझ आया कि उसकी मैजिक कमजोर सिर्फ इसलिए लगती है क्योंकि वो शील्ड है। फिर भी रे को अपना खूनी अतीत छुपाना और उन्हें धोखा देने का गहरा अफसोस था। उसने माना कि उसके हाथ जंग के खून से रंगे हुए हैं और उसने ये भी सोचा कि वो उनके करीब लेने के लायक भी नहीं है। जब उसने माफी मांगी, तो एमिलिया ने उसका हाथ थामा और मजबूत आवाज में कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम यहीं रहो, तुम्हारे पास में जो भी हुआ हो, मैं उस इंसान पर भरोसा करती हूँ जो तुम आज हो। एबी मुस्कुराते हुए बोली, तुम अमेजिंग हो रे, तुम मेरे मसल डैडी हो और तुम्हारा पास जो भी हो वो बदल नहीं सकता। एलिसा ने प्यार भरी मुस्कान के साथ कहा कि वो हमेशा उसकी दोस्त बनना चाहती है, जबकि क्लैरिस ने उसके गिल्ट को एक हल्की सी मुस्कान के साथ डिसमिस कर दिया। इन सब बातों की चिंता करने का कोई मतलब नहीं है, उसने कहा। उन सब ने मिलकर ये साफ कर दिया कि उसकी नजर में रे का पास उन्हें डिफाइन नहीं करता। उनके लिए वो जो अब है वही मायने रखता है। जब उन्होंने ये तय कर लिया कि वो हमेशा दोस्त रहेंगे, एमिलिया ने रे को जोर से गले लगा लिया, वादा करते हुए कि वो कभी उसका साथ नहीं छोड़ेगी और उसे ये तसल्ली दी कि वो कभी अकेला नहीं होगा। उसी पल रे के गिरे हुए साथियों की यादें वापस आ गईं, जो उसका दिल शुक्राने के जज्बात से भर गईं। उसने अपने दोस्तों को दिल से शुक्रिया अदा किया कि वो हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। उस रात जब कमरा बिल्कुल शांत था, एल चुपके से अंदर आया, लेकिन उसने देखा कि रे पहले ही जाग रहा था, जैसे उसका इंतजार कर रहा हो। जब रे ने उससे पूछा कि वो वहाँ क्यों आया है, तो एल ने अपने पुराने करतूतों के लिए माफी मांगने की बात स्वीकार की। उसने माना कि जो कुछ भी उसने किया वो बदला नहीं जा सकता, लेकिन रे ने बिना झिझकाए उसे माफ कर दिया और कहा कि गलतियों को मान लेना ही ईमानदारी से माफी मांगना एक बहुत बड़ी बात है। रे के शब्दों से प्रभावित होकर एल ने समझा कि नफरतों को दिल में रखना सिर्फ उसकी तरक्की को रोक रहा था और असली ताकत तब आती है जब हम दूसरों को उनके सच्चे रूप में स्वीकार करते हैं। इसी बीच एमिलिया अपने बिस्तर में जागी हुई थी, अपने मन की इनसिक्योरिटी से लड़ रही थी। उसे लगता था कि वो एक पिंजरे में बंद परिंदा है जो रे की शान के सामने कहीं नहीं टिकती। वो ये तक सोचने लगी कि क्या उसकी कोई इम्पोर्टेंस भी है रे के लिए, शायद उसको फ्लैट बोर्ड्स पसंद हैं। उसने अपने आप धीरे से कहा। अगली सुबह एबी ने यह खुलासा किया कि मिस ग्रे अब गायब है और उनकी नई टीचर आ रही है एक शानदार एंट्री के साथ, कैरोल कैरोलाइन, द हॉटेस्ट गर्ल इन ऑल ऑफ एनिमे। उसने अपने आप को क्लास के सामने इंट्रोड्यूस किया और सभी को बेजुबान छोड़ दिया। रे को ऐसा लगा जैसे वो एक नाइटमेयर में फंस गया हो। जो उनकी नई टीचर कैरोल कैरोलाइन, उसने अपना इंट्रोडक्शन एक ओवर द टॉप स्टाइल में दिया। कैरोल जो उनके साथ काम करने को लेकर बहुत एक्साइटेड थी, उसने इनकमिंग मैच शॉर्ट फाइटिंग टूर्नामेंट के बारे में बताना शुरू किया। उसने ये भी रिवील किया कि रेनिंग चैंपियंस होने के नाते उनकी एकेडमी को 5 के बजाय 6 स्टूडेंट को एंटर करने की परमिशन मिलेगी। रे की तरफ आंख मारते हुए उसने कहा कि वो उनसे काफी उम्मीद रखती है, लेकिन रे के लिए उसका ये विंग एक ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस था और वो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। क्लास के बाद वो सीधा एबी के ऑफिस में घुसा और कैरोल को फायर करने की डिमांड की। वो एक ही औरत है जिसे मैं हैंडल नहीं कर सकता, उसने गुस्से में कहा। वो सिर्फ मेरा गुस्सा नहीं, कुछ और भी एक्सप्लोर करवा देती है। तभी कैरोल ऑफिस में आई और कैजुअली उसकी बैग रब करने लगी, जिसने रे को लगभग उसके कंट्रोल खोने की कगार पर ला दिया। वो तुरंत एक कोने में भाग गया अपने आप को संभालने के लिए। अगले दिन टूर्नामेंट शुरू हुआ। एमिली ने अपने ओपोनेंट को कुछ ही सेकंड में हरा दिया अपने ताकत का जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए। लेकिन जब वो फील्ड से उतर रही थी, रे ने उसकी शान से नाराजगी नोटिस की। उसका दिल कह रहा था कि एमिलिया के मन में कुछ चल रहा है, एक चिंता जो शायद कई दिनों से बढ़ रही थी।
एमिली के पिता ने उसे याद दिलाया कि 3 महान घरों के नेता की सबसे बड़ी बेटी होने के नाते उसका फर्ज है कि वो शॉर्ट फाइटिंग कंटेस्ट जीते और अपनी सबसे बड़ी राइवल एरियाना को हराए। उन उम्मीदों का बोझ एमिलिया के दिल में गहरी चिंता पैदा कर रहा था। जब रेबेका ने मेंशन किया कि एरियाना को उसको स्कूल के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में चुन लिया गया है तो रे समझ गया कि एरियाना शॉट चलाने में अव्वल होगी। अगले दिन जब एमिलिया ने आसानी से एक अपोनेंट को हरा दिया, इंस्ट्रक्टर ने अनाउंस किया कि उसने अपने सभी मैचेस जीत लिए हैं और मैजिक शेवरली कॉन्टेस्ट में अपनी जगह पक्की कर ली है। उसके दोस्तों को ये खबर सुनकर बहुत खुशी हुई और उन्होंने ये भी जाना कि एल रनर अप के रूप में क्वालिफाई कर गया है। लेकिन जब एमिलिया एरियाना से बाहर जा रही थी तो वो अपने पिता को निराश करने के डर से अपने दिल से हटा नहीं पाई। रे ने तुरंत महसूस किया कि कुछ गलत है। जब एबी अपने हॉट बॉडी के साथ चैन की नींद ले रही थी, रे सारी रात जागता रहा, लीडा की किताब से मिली एडवाइस के बारे में सोचते हुए। सुबह होते ही वो एमिलिया के पास गया और उसे क्वालिफायर तक पहुंचने की बधाई दी। लेकिन जैसे ही वो बात कर रहा था उसने एमिलिया की आंखों में बहुत डाउट देखा। वो सोच रही थी कि क्या वो सच में आगे की लड़ाई के लिए काफी है। टूर्नामेंट के सिर्फ 1 महीना बचा था और रे ने एमिलिया को ट्रेनिंग ऑफर की। उसने एक खास किताब दिखाई जो उनकी ट्रेनिंग का आधार बनेगी। रे के जैसे ट्रेन करने के ख्याल सुनकर एमिलिया काफी एक्साइटेड हो गई और तुरंत मान गई। लेकिन रे ने उसे वार्न किया कि ये ट्रेनिंग उसके सीमाओं को तोड़ देगी और अगर वो आखिर तक टिक गई तो वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी। उस रात एमिलिया ने एक सपना देखा। वो दिन जब उसकी पहली मुलाकात एरियाना से हुई थी। उसने याद किया कि वो दोनों भाग गए थे जहां उन्होंने साथ बैठकर खाना खाया और हंसी मजाक की। सालों तक वो एक दूसरे से अलग नहीं रहे और हर गुजरते पल के साथ उनका रिश्ता और गहरा होता गया। एक दिन शुरुआत के बाद एमिलिया ने एरियाना का शुक्रिया अदा किया कि वो हमेशा उसके साथ खेलती है। लेकिन एरियाना ने कहा कि असल में वो खुशनसीब है जो एमिलिया उसके साथ है। उसने एमिलिया को जोर से गले लगाया और एक वादा किया कि वो हमेशा दोस्त रहेंगे। लेकिन सब कुछ तब बदल गया जब उनका मॉक बैटल हुआ। एमिलिया ने पूरी डिटर्मिनेशन के साथ अटैक किया लेकिन एरियाना ने आसानी से उसका वार टाल दिया और उसकी तलवार को पैरी कर दिया। जब एरियाना ने उसका हाथ थामने के लिए बढ़ाया तो एमिलिया खुद ही उठी बिना उसका हाथ पकड़े और चुपचाप चलकर वहां से चली गई। उसके बाद कभी उन्होंने एक दूसरे से बात नहीं की। वक्त के साथ नोबल होने का प्रेशर और उम्मीदों का बोझ एमिलिया को खाने लगा, उसे उस इंसान से दूर करते हुए जो वो पहले थी। एमिलिया का मानना था कि अगर उसे सरवाइव करना है तो जीतना जरूरी है। अगली सुबह रे एक ड्रामेटिक एंट्री के साथ आया, एक ग्रुप ऑफ पावर रेंजर मास्क पहने हुए और अपने आप को मास्टर वाइट के रूप में इंट्रोड्यूस कराया। उसने खुद को उसका नया इंस्ट्रक्टर डिक्लेयर किया और जोर दिया कि एमिलिया उसे रेंजर बुलाए। फिर ड्रिल के लिए उसने एमिलिया को ऑर्डर दिया कि वो काफ्का फॉरेस्ट के पूरा चक्कर लगाए बिना किसी बॉडी एनहांसमेंट सॉर्सरी के, सिर्फ अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के भरोसे। जब तक वो एक्सरसाइज खत्म हुई एमिलिया थककर चूर हो चुकी थी। लेकिन रे ने इसे इजी फर्स्ट डे एक्सरसाइज कहकर डिसमिस कर दिया और वार्न किया कि ट्रेनिंग सिर्फ और ज्यादा टफ होने वाली है। उस दिन एमिली अपने डोजिंग मोड में थी, पूरी तरह से ट्रेंड। जब एवी ने से पूछा कि उसके साथ क्या हुआ तो एलिसा ने एक्सप्लेन किया कि ये सब रे की ट्रेनिंग का हिस्सा है। उसने एमिलिया को पुशअप करवाए जिनमें उनके पैरों पर वेट बढ़ा हुआ था और पुशअप करवाए जिनमें उसकी पीठ पर बड़े बड़े पत्थर रखे थे। एक एक्सरसाइज तो इतनी एक्सट्रीम थी कि उसने एक बोल्डर को एक पहाड़ पर धक्का देना था जिसने एमिलिया को अपनी लाइफ चॉइस तक क्वेश्चन करने पर मजबूर कर दिया। दिन के एंड तक वो बिल्कुल स्पेंट थी। रे के ग्रूलिंग मेथड की इंटेंसिटी समझ चुकी थी। उस रात एमिलिया एक अजीब सपने में खो गई। उसने इमेजिन किया कि एमेरियन उससे दूर भाग रही है लेकिन फिर वो गिर गई। अचानक एलिसा वहां आ गई, उसे उठाया और उसे अपने मैसिव कैनन में दबा दिया। उसके राइट साइड से क्लैरिसा आई एक बनी गर्ल आउटफिट में और एमिलिया का हाथ पकड़ लिया। सपना और ज्यादा सीरियस होता जा रहा था जब अचानक रे सीधा उसकी तरफ भागता हुआ आया, उसका नाम चिल्लाते हुए। एमिलिया एक झटके के साथ जाग गई और उसके गाने एक अजीब सी आवाज से भर गए। जब उसने खिड़की के बाहर देखा तो रे वहां खड़ा था चिल्लाते हुए, मैं रात भर सो नहीं पाई तुम्हारी वजह से और तुम लोग भी सो नहीं पाओगे अब मेरी वजह से। जैसे ही एमिलिया डिसबिलीफ के साथ अपने बिस्तर पर गई, रेबिका और डेना रे के साथ बाहर नजर आई। डिनर ने स्नीर करते हुए पूछा, तुम्हारे यहाँ डिस्गस्टिंग फेस लड़कियों के डॉर्म के आसपास एक होमलेस क्रैकहेड की तरह क्यों घूम रहा है? रे ने अपने आप को डिफेंड करते हुए बताया कि वो आंस भरती स्टाइल वेकअप कॉल परफॉर्म कर रहा था एमिलिया को बुलाने के लिए। तभी उसकी नजर एमिलिया पर पड़ी जो चुपके से वहां से निकलने की कोशिश कर रही थी। रे ने तुरंत उसके पीछे दौड़ लगाई लेकिन किसी तरह एमिलिया एस्केप कर गई। फ्रस्ट्रेटेड रे ने पूरा एरिया स्कैन करने का फैसला किया, डिटरमाइंड था उसे ढूंढने के लिए। जब उसकी नजर एल पर पड़ी तो उसने पूछा, तेरा ये अगली स्क्वाड ऑफ लूजर कहाँ छुपा है? एल बेरली अपने टेम्पर को कंट्रोल करते हुए कुछ फाइटिंग विड्रॉ के बारे में मटट करता रहा। रे और फ्रस्ट्रेटेड हो गया और डिसाइड किया कि वो पूरा स्कूल स्कैन करेगा। आखिरकार रे ने एमिलिया का हाइडिंग स्पॉट ढूंढ ही लिया। वो डेस्क के नीचे छुपी हुई थी, ऑलरेडी ग्रोलिंग ट्रेनिंग से परेशान हो चुकी थी। रे ने चुपके से उसके पास जाकर स्मगली अनाउंस किया कि उसने अपनी पावर एक्टिवेट कर ली है उसे ढूंढने के लिए। एमिलिया ने जल्दी से एक्सक्यूज दिया कि वो मेडिटेटिंग कर रही थी लेकिन रे उसकी बातों से बिल्कुल इम्प्रेस नहीं हुआ। उसे हाइडिंग से खींचते हुए रे ने डिक्लेयर किया, अब ट्रेनिंग दोबारा शुरू होती है। एमिलिया अपने फेट को एक्सेप्ट करते हुए समझ गई कि अब वो बिल्कुल फंस चुकी है। उस रात रे एनवायरमेंटल साइंस क्लब के पास गया और उनसे रिक्वेस्ट की कि वो एमिलिया का चीयर स्क्वाड बन जाए। उनका इंप्रेसिव वर्क को देखते हुए उसने सोचा कि वो सबसे लाउड चीयर लीडर बन सकता है। ये सुनकर
एवी ने रिमार्क किया, आज हमें फाइनली एक सोशली एक्सेप्टेबल तरीका ढूंढ लिया है मैनिएक्स की तरह चिल्लाने का। अगली सुबह एवी ने किसी के दरवाजा बंद होने की आवाज सुनी, लेकिन उसने इन्वेस्टिगेट करने का फैसला नहीं किया। दूसरी तरफ एमिलिया अब मोटिवेटेड होकर अपने आप रनिंग कर रही थी। एलिसा ने प्राउडली बताया कि उसने अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया है। एक रैंडम जब लड़की वहां से गुजरी और एमिलिया के एफर्ट की तारीफ की तो वो लोग सोचने लगे कि वो लड़की कौन थी। मीनवाइल रे दूर से सब कुछ देख रहा था और रिलीफ महसूस कर रहा था कि वो अननोटिस रहा। साइलेंटली ये होप कर रहा था कि उसके प्लान सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। उस दिन के बाद रे डैम एकेडमी में स्नीक कर गया, एक कार्डबोर्ड बॉक्स में छुपकर। जब उसने एक रोने वाली लड़की को देखा तो उसने अपना मौका समझा। बॉक्स से बाहर निकलकर उससे पूछा, तुम क्यों रो रही हो? लड़की ने आंसुओं के साथ एक्सप्लेन किया कि वो अपनी बहन को ढूंढ नहीं पा रही थी। रे ने ये मौका पकड़ते हुए अपने परिचय दिया, मैं लिली हूँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लड़की ने अपना नाम टाइना बताया और रे ने तुरंत समझ लिया कि वो एरियाना की बहन है। जैसे ही वो दोनों स्कूल के अंदर चल रहे थे, स्कूल ने हॉट चिक्स के बारे में विस्परिंग शुरू कर दी, क्लियरली रे के डिस्गाइज पर शक करते हुए। कुछ वक्त के बाद टियाना ने अपनी बहन को शेड के अंदर बैठा हुआ देखा। जैसे ही वो दोनों उसके पास पहुंचे, एरियाना ने रे को शुक्रिया कहा, अभी भी उसे लिली समझकर, टियाना को ढूंढने में मदद करने के लिए। लेकिन एरियाना जल्दी से सस्पिशियस हो गई, इसे समझकर कि लिली डीएम एकेडमी की स्टूडेंट नहीं हो सकती। उसने रे से पूछा कि वो असली में कौन था। एक ड्रॉप करते हुए रे ने एडमिट किया कि वो आर्नोल्ड एकेडमी से है। एरियाना थोड़ी कंफ्यूज लेकिन इंट्रिगेड उससे पूछने लगी कि उसने अपनी आवाज और बॉडी स्ट्रक्चर कैसे बदला था इतनी परफेक्ट डिस्गाइज के लिए। रे ने एक्सप्लेन किया कि उसने अपने अपीयरेंस को इनसाइड कोड और सॉर्सरी का यूज करके बदला था। एरियाना तुरंत समझ गई कि उसने जो र्यूमर सुने थे उनमें वो ऑर्डिनरी लड़का जरूर होगा जिसके बारे में सब विस्पर कर रहे थे। जब एरियाना ने उससे पूछा कि वो उसका शुक्रिया कैसे अदा कर सकती है, रे ने उसे एक फ्रेंडली डुएल की चैलेंज दी। कुछ ही देर के बाद वो दोनों सिमुलेशन बैटल में सामने थे और रे का मानना था कि वो एरियाना की फुल एबिलिटीज को जान सके। एरियाना ने तेजी से रे की तरफ दौड़कर अपने वुडन स्वॉर्ड से उसका हथियार छीनने की कोशिश की। उसकी स्पीड और प्रिसीजन ने रे को इम्प्रेस किया, खासकर जब उसने एक ग्रेसफुल स्पाइन किया और फिर से रे के साथ उसके शॉट को टकरा दिया। एक चीज उधार लेने का बहाना बनाकर उसने अचानक आसमान की तरफ बिजली दौड़ाई, जिससे रे का टूटा हुआ शॉट उड़ गया। उसके स्किल को देखकर रे ने माना कि वो काफी स्ट्रॉन्ग है। जब वो दोनों कोर्टयार्ड से निकल रहे थे, एरियाना ने पूछा कि क्या वो टूर्नामेंट में शामिल हो रहा है। रे ने जवाब दिया कि वो नहीं जा रहा, लेकिन कॉन्फिडेंट तरीके से कहा कि एमिलिया तुम्हें कंपटीशन में हरा देगी। आर्नोल्ड एकेडमी में वापस जाते हुए रे ने एक स्ट्राइकिंग व्हाइट हेड लड़की को देखा जो भाग रही थी। जैसे ही वो लड़की ट्रिप होकर गिर गई, रे ने तुरंत दौड़कर उसे संभाल लिया, उसे जमीन पर गिरने से बचा लिया। उस पल में लड़की को लगा कि वो प्यार में पड़ गई थी। जैसे ही रे ने उसे उठाकर जमीन पर बैठाया, उसने कहा, ध्यान रखना तुम्हारे बाल सफेद हैं, लेकिन मत सोचना कि मैं तुम्हें आज रात को थोड़ा झुकाने वाला हूँ। लड़की थोड़ा फ्लस्टर हो गई और उसने रे से उसका नाम पूछा ताकि वो जाने कि ये कौन था। रे ने अपना परिचय दिया, मैं लिली हूँ। लड़की ने अपना नाम मारिया ब्रैडली बताया। रे ने तुरंत सोचा कि शायद वो रेबिका की बहन हो सकती है और मैरी ने खुद कन्फेस किया कि वो पूरी तरह से श्योर थी कि वो उनके साथ स्कूल में एडमिशन लेने वाली थी। वो उसे कहकर चली गई, अगले साल तक इंतजार करो, जैसे वो ट्विलाइट रीमेक की ऑडिशन के लिए भाग रही हो। मीनवाइल आर्नोल्ड एकेडमी में वापस आने के बाद एमिलिया एक और ग्रिलिंग दिन के बाद पूरी तरह से थक चुकी थी। तभी रे अचानक वॉल पर नजर आया। उसने उसे बधाई देते हुए और मास्टर रोसी और टोनी स्टार्क का मैचअप जैसा साउंड करते हुए कहा, शाबाश। लड़कियों ने देखा कि एक फिगर पास ही खड़ा था जो रे की आवाज में बात कर रहा था। जब उन्होंने पूछा कि ये कौन था, रे ने बताया कि ये एक्चुअली उसका डिस्गाइज था। ये शॉक बिल्कुल एवेंजर प्लॉट ट्विस्ट की तरह था और लड़कियां बिल्कुल स्पीचलेस रह गईं। कुछ दिनों के बाद ग्रुप लीडर के घर आ गया। जब लीडर ने मजाक करते हुए ये पूछा कि क्या तुम थोड़े लंबे हो गए हो, रे ने स्मक करते हुए जवाब दिया, अपने कमजोर और बेकार टांगों की फिक्र करो, मेरी हाइट की नहीं। रे अपने दोस्तों का परिचय देते हुए लीडिया को उनसे मिलकर काफी खुशी हुई। एलिसा तो खुशी से झूम उठी जब उसने जाना कि लीडिया उसकी फेवरेट सॉर्सरी रिसर्चर थी और उसने ईगरली उसे ऑटोग्राफ मांगा, जो लीडिया ने खुशी खुशी साइन किया। जब लीडिया ने एमिलिया के प्राइवेट कन्वर्सेशन के लिए अलग किया, कार्ला ने रे को किचन में बुलाया। वहाँ उसने एक गंभीर चिंता का इजहार किया। एक और रहस्यमय ग्रुप द ग्रिम रीपर्स किसी हमले की प्लानिंग कर रहा था। उसे लगता था कि यह हमला शॉर्ट फाइटिंग टूर्नामेंट के दौरान हो सकता है। रे ने उसे वादा किया कि वो अपने दोस्तों पर नजर रखेगा। इसी दौरान प्राइवेट रूम में लीडिया ने प्यार से एमिलिया से पूछा कि क्या उसे कुछ परेशानी है। एमिलिया ने कहा कि रे उसके लिए काफी चिंतित था और उसने कई बार लेटर भेजे थे पूछते हुए कि कैसे वो उसे खुश कर सकता है। लीडिया ने एडमिट किया कि उसे लगता था कि एमिलिया अपनी छुपी हुई कला को छुपाए रखती है। उसने अपने रे के साथ वक्त को याद किया, ये कहकर कि जब हमने उसे पाया था वो बस एक टूटा हुआ बच्चा था, सोल्जर ही वो बस जानता था। उसने कहा, लेकिन अब पहली बार उसके आसपास अच्छे दोस्त हैं और ये उसके लिए सब कुछ है।